हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी को परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ प्रश्नों के आंसर लिखते हुए चलिए। जैसा कि हमने कल चौथे प्रश्न तक का सॉल्यूशन करा दिया था, पांचवा प्रश्न है, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाए। एक शोध करने वाला छात्र है और वह सूरत में जो लोग कार्य कर रहे थे संगठित और असंगठित क्षेत्र के, उन लोगों के बारे में स्टडी किया और जो भी आंकड़ा कलेक्ट किया है उसी के आधार पर ये चार्ट बनाया है। तो इस तालिका को आप सभी लोग हिमसेल्फ पूरा करना, यदि नहीं आता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। सो फ्रेंड्स, आंसर लिखिए इसका। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अलावा आर्थिक गतिविधियों में एक अन्य कोटि और भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक हैं। ये गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन न करके उत्पादन प्रक्रिया में आर्थिक सहयोग देती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करके एवं थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने की जरूरत पड़ती है। आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की, व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करने या पत्र व्यवहार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, बैंक सेवाएं, संचार और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। यही कारण है कि तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अन्यवाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। आंसर लिखिए। रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य रहे हैं। इस कारण से इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्रक को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित करना चाहिए। दूसरे सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में वृद्धि, ये दोनों ही आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, जैसे पहला लिखिए,
अर्थव्यवस्था में आय व धन की असमानता को कम करना। सेकंड लिखिए, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। तीसरा लिखिए, गरीबी को दूर करना। चौथा लिखिए, आधुनिक मशीनों व तकनीकी का विकास करना। पांचवा लिखिए, देश को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्न करना। और छठा लिखिए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधुनिक संरचना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? अपने चयन की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा भी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में, सेम वही है। चलिए लिखिए, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि आपको लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स में लिखिएगा, फिर आगे प्ले करके बढ़ते रहिएगा। लिखिए, कार्य की प्रकृति के आधार पर हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को निम्न 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। अब हेडिंग डालिए, पहला प्राथमिक क्षेत्रक। अब इसमें लिखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनमें मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे कृषि। दूसरा लिखिए, द्वितीयक क्षेत्रक। इसमें लिखिएगा, इस क्षेत्र का दूसरा नाम विनिर्माण क्षेत्र भी है। विनिर्माण लिखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक अथवा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, निर्माण आदि। तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। इस क्षेत्र में वे क्रियाकलाप आते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहयोगी सिद्ध होती हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी उद्यमों जैसे बैंकिंग, बीमा, रेलवे तथा संचार एवं परिवहन आदि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आपके तीनों क्षेत्रक हो गए। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको जब इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो बताया भी था। अब ये तो इसमें पहला हो गया कि जीविका के लिए काम करने वाले वयस्कों का लंबी सूची बनाइए। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा इन्होंने पुटअप किया था, उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं।
तो ये भी लिखिए कि रोजगार दशाओं के आधार पर भी लोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि वे संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं या असंगठित क्षेत्र में। जैसा कि मैंने संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ाया भी था, तो उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है? उनके कार्य की दशा के आधार पर कि वे संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब इसी में तीसरा पॉइंट उन्होंने पूछा है, अपने चयन की व्याख्या कीजिए। लिखिए, व्यावसायिक इकाइयों के स्वामित्व के आधार पर भी आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें जो चयन की व्याख्या है, तो इसमें आपको लिखना है कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं, जैसे कृषि हो गया, श्रमिक हो गया, छोटे और मझोले किसान हो गए। और द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कारखाने हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया हो गई, मिल हो गए। और तृतीय क्षेत्रक में जैसे हुआ कुम्हार हुआ, वकील हुए, डॉक्टर हुए। तो ये सब यानी कि तीनों क्षेत्रक की अलग अलग लिस्ट बनानी है आपको, तो उन्हीं को नोट डाउन कर लेना है और ये लिखना है कि जैसे कुम्हार हुए, डॉक्टर हुए, ये सब संगठित में आते हैं कि असंगठित में आते हैं। इसी का एक लिस्ट तैयार करना है, तो तैयार कीजिएगा। इन केस आपको तैयार करने में कोई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमको इन्फॉर्म करिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण व्याख्या कीजिए। लिखिए, जहां प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, वहीं द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक के संसाधनों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में तो केवल ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के निकास के लिए आवश्यक होती है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा उदाहरण। लिखिए, उदाहरण में प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का भंडारण, उनका वितरण आदि तभी उपयोगी ढंग से किया जा सकता है जब तृतीयक क्षेत्र द्वारा इस दिशा में पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं जैसे परिवहन, आधारभूत संरचना आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। लिखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जब लोग प्रत्यक्ष रूप में तो काम में लगे दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उनकी पैदावार शून्य होती है। यदि उन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है।
भारत में भी कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न अथवा छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण एक छोटे से भूमि टुकड़े पर अत्यधिक श्रमिकों का काम पर लगे होना है। शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतया छोटी दुकानों तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए, अंतर बताइए। तो पहले हेडिंग डालिएगा खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी में लिखिए, यह प्रत्यक्ष बेरोजगारी का वह रूप है मजदूर बाजार में प्रचलित वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। इस तरह की बेरोजगारी प्रायः औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे श्रमिक जिनके पास भूमि नहीं है, उनमें भी यह बेरोजगारी पाई जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह ऐसी बेरोजगारी है जिसमें प्रत्यक्ष रूप में तो लोग काम पर लगे होते हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। तो खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद ये समझ में आ गया होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हेडिंग डालिए उदाहरण। उदाहरण में लिखिएगा, मान लो कि किसी भूमि के टुकड़े पर 10 लोगों के लिए पर्याप्त कार्य है। 3 अन्य लोग भी इसी टुकड़े पर काम करते हैं। ऐसी अवस्था में 3 लोगों की उत्पादकता शून्य होगी। यदि इन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादकता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक के ही आंसर आप लोग लिखिए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और मुझे आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत यूजफुल प्रूव होंगे। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।